तो आप सभी का डाउटनेट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं यहाँ पर वंशागति का आणविक आधार, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा, प्रतिकृति, और उसकी हम देख रहे थे प्रक्रिया, जो मैं आपको बता रहा था। तो बेटा जी आज भी हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, कौन सा, प्रतिकृति की जो प्रक्रिया हमारी चल रही है उसको आज पूरा पढ़ेंगे और करेंगे समाप्त, ठीक है। और लास्ट में आएंगे बेटा जी आपके क्या, क्विज। तो पूरे लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये टॉपिक कई बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये ऊपर से चला जाएगा अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो। ध्यान से सुनिएगा, पढ़ रहे हैं क्या, प्रतिकृति। मीनिंग आप जानते ही हैं, एक डीएनए से दो डीएनए बनाना। सबसे पहले डीएनए के खंड को क्या करेंगे, ये देखिए, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुका हूं कि प्रतिकृति की प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले हम क्या करते हैं। एक बार रिवाइज करवा दूं, एक बार याद दिला दूं जल्दी से, आइए जल्दी से याद दिला देता हूं फटाफट। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। देखिए सबसे पहले क्या था, अगर आपको याद आ रहा हो, सबसे पहले हमने क्या किया था, अकुंडलन किया था। याद करिए, अनजिपिंग, अकुंडलन, याद आ रहा है। और उस अकुंडलन के दौरान, अनजिपिंग के दौरान मैंने दो एंजाइमों का कार्य बताया था। सबसे पहला कौन सा, टोपो आइसोमेरेज। अगर आपको याद आ रहा है, टोपो आइसोमेरेज ने क्या पहचाना था, ORI जो था उसकी पहचान करी थी, और वहां पर पहचान करने के बाद डीएनए में कट लगा दिया था, अगर आपको याद आ रहा है, ठीक है। कट लगाने के बाद फिर अंदर कौन घुस गया था, वो जगह जब खाली हो जाएगी उसके अंदर कौन घुस गया था, आप सीधा बोलेंगे सर हेलिकेज। सर हेलिकेज अंदर घुस गया था और हाइड्रोजन बंध को, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध को क्या कर रहा था, तोड़ रहा था। हाइड्रोजन बंध को तोड़ता जा रहा था, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आ गई थी, ये पहली चीज थी हमारी। इस तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं था। आई होप यहां तक की चीज याद होगी, बताया था, ठीक है। दूसरे चरण पर जब हम आए थे, जिसका नाम था पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण, तो मैंने आपको बताया था बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन में हमें क्या देखा था, हमने देखा था कि भैया ये जो डीएनए जो था इस तरीके से खुल गया था, इसके हाइड्रोजन बंध टूट गए थे। हाइड्रोजन बंध क्या हो रहे थे बेटा जी, टूट गए थे। अंदर कौन पहुंच गया था, सर ये हेलिकेज पहुंच गया है। सर ये हेलिकेज है, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है हाइड्रोजन बंध तोड़ता जा रहा है। जी वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अब इस डीएनए में एक सिरा 3 डैश है, तो अपोजिट वाला क्या है, 5 डैश है। अब मैंने बताया था ये दोनों रज्जु जो है इनका नाम क्या था, टेम्पलेट। और इन टेम्पलेट पर क्या होने वाला है भैया, नया डीएनए का रज्जु बनने वाला है, यही बताया था। और नया डीएनए का रज्जु बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है बेटा जी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने साथ साथ ये भी बताया कि डीएनए पॉलीमरेज सक्रिय कब होता है, जब उसको पहले से ही कोई रज्जु मिलती है। यहां पर पहले से ही कोई रज्जु मिलेगी और वो रज्जु एकल रज्जु होगी। और हम जानते हैं वो रज्जु जो होती है उसका नाम क्या था, अगर आपको याद आ रहा हो, इसको हमने बोला था प्राइमर। क्या नाम था, प्राइमर, याद है। ये प्राइमर क्या था, याद करिए, ये प्राइमर आपका आरएनए था, याद आ रहा है, बताया था। ये प्राइमर आपका आरएनए का खंड था, जो हमेशा 5 डैश से 3 डैश की ओर गति करता है, या 5 डैश से 3 डैश की ओर बनाया जाता है। और इसको बनाने के लिए इस चरण के अंदर जो सबसे पहला एंजाइम यूज में आया था वो कौन सा था मेरे भाई, आरएनए प्राइमेज। अगर आपको याद आ रहा हो, ये भी मैंने आपको बताया था। आरएनए प्राइमेज यहां पर आएगा और इस प्राइमर का क्या करेगा, निर्माण करेगा। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सर आपने ये बताया आरएनए प्राइमेज जो है वो निर्माण करेगा किसका, प्राइमर का। और प्राइमर जो होता है वो हमेशा कहां से कहां निर्मित होता है, 5 डैश से 3 डैश की ओर निर्मित होता है। खुद देखिए, खुद प्राइमर कहां से कहां बनेगा, 5 डैश से 3 डैश की ओर। तो जरा सोचिए, जो टेम्पलेट होएगा, जिस टेम्पलेट पर 3 डैश होएगा उसी के विपरीत ही तो होएगा। अब आप बोलेंगे सर यहां तो 5 डैश है,
इसके सामने तो प्राइमर होगा नहीं, बनेगा नहीं। अब यहां से यहां तो बनेगा नहीं, जरा सोचिए। अगर यहां से यहां बना तो ये क्या हो जाएगा 3 डैश, और ये क्या हो जाएगा 5 डैश। और हम जानते हैं प्राइमर केवल 5 डैश से 3 डैश की ओर बनता है ना। अब इस परिस्थिति में जरा सोचिए, इस परिस्थिति में जरा सोचिए, इस रज्जू पर तो बन गया, इस रज्जू पर कैसे बनेगा सर? इस रज्जू पर कैसे बनेगा? तो बंधु जरा दिमाग लगाएं, इस रज्जू पर कहां बनेगा? यहां बनेगा। क्यों? थोड़ा सा सोचिए। ये अगर 5 डैश है तो ए वाला सिरा कौन सा हो गया 3 डैश। तो इसके विपरीत ये क्या हो जाएगा 5 डैश। तो 5 डैश से 3 डैश की ओर बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, समझ में आ गया। यहां पर आपने प्राइमर लगा दिया, ठीक है सर। अब आगे अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सर यहां पर प्राइमर लगा दिया, सर यहां पर प्राइमर लगा दिया, प्राइमर जुड़ चुका है, ठीक है सर। ये प्राइमर हमारा जुड़ गया है, ठीक है। किसने बनाया था सर? आरएनए प्राइमेज ने प्राइमर का निर्माण किया। इस टेम्पलेट पर यहां लगा, क्योंकि इस टेम्पलेट पर 3 डैश यहां है, इसके विपरीत 5 डैश से 3 डैश की ओर बने। भाई खुद सोचो, ये अगर 3 डैश है तो इसके सामने वाली रज्जू क्या होगी 5 डैश। और हम बोलते हैं प्राइमर हमेशा 5 डैश से 3 डैश की ओर बनाया जाता है, तो सही है, यहां से यहां बन गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन जरा सोचिए, ये 5 डैश है, अगर मैं यहां पर बनाता प्राइमर, यहां से यहां बनाता, सोचिए यहां से यहां बनाता, तो 5 डैश के सामने तो 3 डैश होता, और 3 डैश से 5 डैश की तरफ नहीं बनता प्राइमर। हम जानते हैं हमेशा 5 डैश से 3 डैश की ओर गति करता है, तो इधर तो नहीं बन सकता था ना। तो खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं कि सर यहां तो नहीं बन सकता, तो ऑब्वियस सी बात है उल्टा बनेगा, यहां पर बनेगा, खत्म। इतना सा था, इतनी सी बात समझ थी, यहां बनेगा। क्योंकि ये अगर 5 डैश है तो इसका विपरीत सिरा क्या हो गया 3 डैश, और 3 डैश है तो सामने प्राइमर जो बन रहा है वो 5 डैश से 3 डैश की ओर, खत्म। इतनी सी बात थी, बताओ समझ में आ गया। चलें आगे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और चीज समझनी है। अब क्या समझनी है सर? यहां तक तो चीज क्लियर है सर, आपने यहां पर प्राइमर जोड़ दिया, सर यहां पर प्राइमर जोड़ दिया, ठीक है सर, यहां तक तो ठीक है सर। अब आगे सर, अब आगे, अब रुकनो सर, यहां पर प्राइमर जोड़ दिया, मैंने कहा हाँ जी जोड़ दिया। अब आगे ध्यान से सुनना बेटा, ये कौन था? आप बोलेंगे सर ये था हेलिकेज, है ना। हेलिकेज यहां तक पहुंचा था और हाइड्रोजन बंध तोड़ दिए थे, ठीक है भाई। हेलिकेज तो अपना काम करता रहेगा, वो तो ऊपर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। इसी डायग्राम को अगर मैं इधर की तरफ बनाऊं, हेलिकेज थोड़ा सा और ऊपर चढ़ गया, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ गया। अब हेलिकेज यहां था ना पहले, अब थोड़ा सा यहां पर पहुंच गया। सोचिए, हेलिकेज यहां तक पहुंच गया, आपने पहले यहां तक बंद जो थे हाइड्रोजन के यहां तक तो थे, अब सर सिर्फ इतने से भाग में रह गए, ये वाले भी हाइड्रोजन बंद टूट गए, इतने से भाग के भी टूट गए सर, अब सिर्फ ऊपर वाले भाग में रह गए, ठीक है सर। ये हाइड्रोजन बंद टूट गए हैं, और थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा अब, और क्या सोचना पड़ेगा? प्राइमर कहां लगा हुआ है सर? इस वाले रज्जू पर प्राइमर तो यहां पर लगा हुआ है, ठीक है सर। इस वाले रज्जू पर सर प्राइमर यहां पर लगा हुआ है, लेकिन इस वाले रज्जू पर सर यहां पर लगा हुआ है, लगा हुआ है। ये 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश, ठीक है। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलें आगे। आपको यहां से यहां क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? गति करता हुआ दिखाई दिया, कौन? हेलिकेज। ये हमारा क्या हो गया भैया 5 डैश, ये 3 डैश। बताओ यहां से यहां तक की कहानी में कोई तकलीफ? फिर से रिपीट करूं, वापस से सुनना। देखो सबसे बेटा जी, सबसे पहले हमने क्या देखा कि टोपो आइसोमेरेज आया, कट लगाया, कट लगाने के बाद अंदर कौन घुस गया? हेलिकेज। हेलिकेज ने गति करी और हाइड्रोजन बंध तोड़ता गया, ठीक है सर, तोड़ दिया। अब सर हमारे पास ये 2 रज्जू थी, टेम्पलेट है जिसके ऊपर नया डीएनए बनाना है। नया डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन ये काम कब करता है? जब इसको क्या मिलता है? प्राइमर मिलता है। प्राइमर जहां जहां लगा हुआ होगा वहां से अपना कार्य कर देगा। कौन? डीएनए पॉलीमरेज। कैसे करेगा वो हम देखेंगे, लेकिन इसको काम करने के लिए इसको चाहिए क्या? सर प्राइमर चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी।
हमें प्राइमर लगाना है। प्राइमर क्या थे? छोटे छोटे आरएनए के खंड थे जो हमेशा 5 डैश से 3 डैश की तरफ ही निर्मित होते हैं। इनका निर्माण जो होता है, जो आरएनए प्राइमेज करता है, हमेशा 5 डैश से 3 डैश की ओर। सर हमने देखा यहां पर 5 डैश, अब इसके सामने तो 3 डैश होएगा, तो यहां तो प्राइमर लगेगा नहीं। सर यहां पर लग जाएगा, क्योंकि यहां पर इस टेम्पलेट पर 3 डैश था, इसके विपरीत 5 डैश होएगा। ठीक है सर, यहां से यहां प्राइमर लग गया, तो यहां से यहां उल्टा लगेगा। ठीक है, फिर हमने देखा सर ये जो हेलिकेज था थोड़ा सा और ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद ठीक है जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। अब जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो फिर जरा सोचिए ये जगह खाली हो गई। कौन सी? ये जगह। अब जरा सोचिए, अब ये जगह अगर खाली हो गई, दिमाग लगाएं, ये जगह अगर खाली हो गई है तो वापस से थोड़ा सा प्राइमर और लग जाएगा यहां पर। क्यों? ये 3 डैश, ये 5 डैश। जरा सोचिए, दिमाग लगाए। अब इसी चीज को बार बार प्राइमर लगता जाएगा, बार बार प्राइमर। अब जरा सोचिए, यहां बार बार थोड़ा ना लगेगा, यहां तो एक बार लग गया, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा चलेगा, क्योंकि यहां से यहां चलेगा प्राइमर। ठीक है सर, एक बार बना दिया। लेकिन यहां पर जरा सोचिए, पहले हेलिकेज यहां तक था, तो ये 3 डैश सिरा था, इसके सामने यहां पर प्राइमर बना दिया। फिर हेलिकेज और ऊपर गया, और जगह खाली मिल गई आरएनए प्राइमेज को, और प्राइमर लगा दिया। फिर और ऊपर चला जाएगा, फिर और जगह मिलेगी, फिर और प्राइमर लगा दिया जाएगा। अब इसी चीज को यहां पर देखो, देखिए ये हेलिकेज आगे चलता जा रहा है, ये प्राइमेज ने प्राइमर बना दिया। अब एक तरफ प्राइमर 5 डैश से 3 डैश इधर लगा, एक तरफ यहां लग गया। ठीक है, अब जरा सोचिए, ये प्राइमर तो इधर बढ़ता है, फिर प्राइमर लगा, लग गया यहां प्राइमर, पिंक कलर का देखो, यहां लगा, फिर यहां लगा प्राइमर। क्या वहां पर एक बार प्राइमर लगा? देखो ये पिंक कलर का, देखो पिंक कलर का, ये पिंक, ये पिंक, ये पिंक, बार बार पिंक पिंक कलर के प्राइमर लगाए जा रहे हैं, बार बार। फिर से देखो, फिर से देखो, ये प्राइमर यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। ये 3 डैश रज्जू टेम्पलेट की, उसके सामने प्राइमर जो लगा 5 डैश से 3 डैश की तरफ एक बार लगा, यहां पर एक बार लगा, फिर हेलिकेज आगे चला गया, फिर वापस से जगह मिल गई, फिर वापस से लगा 5 डैश से 3 डैश की तरफ, फिर वापस से लगा 5 डैश से 3 डैश की तरफ। तो कितनी बार प्राइमर लग रहा है? कई बार प्राइमर लग रहा है, लेकिन इस रज्जू पर, इस रज्जू पर। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, ये जो रज्जू थी इस पर तो एक बार लगा, लेकिन ये वाली रज्जू पर बार बार लग रहा है, बार बार लग रहा है, बार बार क्योंकि खाली जगह मिलती जा रही, खाली जगह मिलती जा रही है। बार बार फिर से 3 डैश आ जाएगा, फिर खोलेंगे, फिर 3 डैश आ जाएगा, तो बार बार क्या लगता जाएगा? प्राइमर लगता जाएगा। इतनी सी बात, सामान्य सी बात, जरा सोचिए, दिमाग लगाएं। समझ में आई है? और अभी भी नहीं समझ में आई है तो टेंशन मत ले, मैं वापस से समझाऊंगा, फिर भी कोशिश करें इस छोटी सी चीज को समझने की। आई होप यहां तक की चीज समझ में आ गई होगी। सर आपने बार बार प्राइमर इस वाली रज्जू पर लगाया है, क्योंकि ये रज्जू पर खुलती जा रही है। देखिए, खुद सोचिए, दिमाग लगाए। यूं सोचिए, देखिए डीएनए ऐसा होता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। ये 3 डैश, ये 5 डैश, दोनों डीएनए के टेम्पलेट थे, टेम्पलेट जिन पर नई रज्जू बनेगी। ये 3 डैश है, तो इसका ये वाला सिरा क्या आएगा? 5 डैश, और ये वाला सिरा क्या आएगा? 3 डैश। ठीक है, चलो जी सर, यहां पर हाइड्रोजन बंद टूटे पड़े हैं, ठीक है, और हेलिकेज यहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब हमने प्राइमर लगाना है। प्राइमर हमेशा कहां से कहां मूव करता है, कहां से कहां प्राइमर बनता है? 5 डैश से 3 डैश। सोचो, ये 3 डैश है तो इसका विपरीत सिरा 5 डैश, ये 5 डैश है तो इसका विपरीत सिरा 3 डैश। अब जरा सोचिए, प्राइमर कहां से कहां? 5 डैश टू 3 डैश बनता है। तो अब जरा सोचिए, ये 3 डैश है तो इसके सामने वाला क्या होगा? 5 डैश। तो 5 डैश से 3 डैश की तरफ हमने लगा दिया प्राइमर। चलो सर, यहां तक ठीक है। अब यहां पर तो नहीं लग पाएगा, खुद सोचिए, 5 डैश के सामने 5 डैश थोड़ा आएगा, 5 डैश के सामने क्या आएगा? 3 डैश आएगा। और हम जानते हैं प्राइमर कहां लगता है, कहां लगता है? प्राइमर लगता है, हमेशा बनता है 5 to 3 की डायरेक्शन में। अब ये 3 है तो इसके सामने बन गया प्राइमर,
ये प्राइमर लगा दिया, ये 5 डैश हो गया, ये 3 डैश हो, क्योंकि 3 डैश के सामने 5 डैश। चलो सर यहां तक समझ में आ गया, ये प्राइमर यहां लगा दिया, ये प्राइमर यहां लगा दिया, ठीक है। अब खुद सोचिए, हेलिकेज और आगे जाएगा, तोड़ेगा, कॉमन सेंस लगाए थोड़ा सा। खुद सोचिए, हेलिकेज यहां पर था पहले, अब यहां तक पहुंच गया, ठीक है। अब हेलिकेज कहां तक पहुंच गया सर? यहां तक पहुंच गया। कहां तक मेरे भाई? यहां तक पहुंच गया, ठीक है। चलो सर, ये 3 डैश, ये 5 डैश, और सर यहां पर पहले 3 डैश था, जिस पर आपने प्राइमर यहां पे यहां लगाया था और प्राइमर यहां लगा रखा था। 5 डैश 3 डैश, 5 डैश 3 डैश, ठीक है। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाएं, ये 3 डैश है तो इसका विपरीत सिरा ये वाला 5 डैश, और ये 5 डैश है तो इसका विपरीत सिरा ये वाला 3 डैश। होगा कि नहीं होएगा? अब जरा सोचिए, ये 5 डैश है, इसका हमेशा अंतिम सिरा क्या होएगा? 3 डैश। पहले यहां तक 3 डैश था, क्योंकि यहां तक तोड़ा था तो ये 3 डैश, अब यहां तक तोड़ दिया तो वापस से ये 3 डैश। अब जरा सोचिए, फिर से प्राइमर नहीं लग जाएगा? हाँ सर, फिर से लग जाएगा प्राइमर, क्योंकि ये 3 डैश है, फिर से प्राइमर लगा दो सर यहां पर, 5 डैश से 3 डैश। तो जरा सोचिए, इस तरीके से अगर ये टूटता जाएगा आगे की तरफ, बार 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 प्राइमर बनाने की जगह मिलती जाएगी तो प्राइमर लगता जाएगा। समझ में आया? अब ऐसी रज्जू ध्यान से सुनना, ऐसी रज्जू जिसपे सिर्फ एक बार लगा था प्राइमर, कौन सी? ये वाली, एक बार। इस रज्जू को बोला जाता है सतत रज्जू या सतत टेम्पलेट। एक बार लगा और इस पर हम बार बार लगा रहे हैं इसको, यानी इसको हम बोलते हैं असतत रज्जू। अब आप बोलेंगे सर इसका मीनिंग क्या है? सतत रज्जू, असतत रज्जू, इसका मीनिंग क्या है? पहले अंग्रेजी में बता दो इसको क्या बोलते हैं। सतत को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब ये लीडिंग, लैगिंग, सतत, असतत का मीनिंग क्या है, ठीक है, वो भी थोड़ी देर के लिए रुकिएगा, अभी समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना सा, जिस पर सिर्फ एक बार प्राइमर लगा वो क्या कहलाती है? सतत। जिस पर बार बार लग रहा है, बार बार लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये सिरा बार बार 3 डैश बार बार आएगा, बार बार आएगा, जैसे जैसे हाइड्रोजन बंध टूटता जाएगा 3 डैश सिरा वापस आ जाएगा, ये 3 डैश, फिर उसके सामने 5 से 3 की डायरेक्शन में फिर प्राइमर लग जाएगा, फिर ये आगे खुलेगा, वापस से किनारा 3 डैश हो जाएगा इस रज्जू पर, फिर उस पे क्या लग जाएगा? 5 से 3 प्राइमर लग जाएगा। बस इस तरीके से बार बार यहां पर प्राइमर लगता जा रहा है। तो इस प्रकार ये हमारी 2 टेम्पलेट हैं जिसपे एक बार प्राइमर लगा यहां पर, ठीक है, यहां पर बार बार लग रहा है, ठीक है। अब सर फाइनली हमने प्राइमर तो लगा दिया, अब काम करेगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करेगा, क्या करेगा, वो सारी चीजें मुझे आपको समझानी पड़ेगी, और ये दोनों का मीनिंग भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, अब आगे की चीज जो हम पढ़ने वाले हैं क्या? डीएनए पॉलीमरेज का काम, ठीक है। आइए बेटा ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, डीएनए पॉलीमरेज को अब क्या करना है? काम करना है, और उसके काम करने का तरीका जो है वो मैंने आपको बताया कि चालू होने के लिए उसको क्या चाहिए था? प्राइमर चाहिए था, वो हमने लगा दिया है। एक वो रज्जू जिसपे एक बार लगा सतत, जिससे बार बार लग रहा है असतत, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मेरे को एक सिंपल सी बात बताना, बहुत सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछूंगा। देखिए यहां पर ये क्या है? आप बोलेंगे सर ये एक रज्जू है, और सर ये भी रज्जू थी, है ना। अब हमें इस रज्जू पर नया डीएनए का खंड बनाना है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, एक रज्जू देखो जरा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा,
फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट। ठीक, इस पे मान लो एडेनिन है, इस पे थाइमीन है, इस पे अगेन थाइमीन है, इस पे ग्वानिन है, इस पे साइटोसिन। ठीक है सर। अब ये हमारी एक रज्जु है, एक ही तो है ना, ये हमारी एक रज्जु है, ये हमारी एक रज्जु है, और इस रज्जु पर मुझे नई रज्जु बनानी है। अब मुझे क्या क्या चाहिए जरा सोचिए, एक नई रज्जु बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। आप सीधा बोलेंगे सर आपको ए के सामने चाहिए होगा टी। मैंने कहा वेल डन। और क्या चाहिए सर, ये टी किससे जुड़ा होना चाहिए, शर्करा से। मैंने कहा बहुत अच्छे। शर्करा किससे जुड़ी होनी चाहिए, फॉस्फेट। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। और सर ए भी चाहिए, शर्करा सर फॉस्फेट, ये दोनों भी जुड़े होने चाहिए। सर और क्या चाहिए, ये चाहिए सर, ये चाहिए सर, ये चाहिए। तो अगर देखा जाए तो आपको क्या चाहिए सर, ये तीन चीजों का समूह न्यूक्लियोटाइड चाहिए, चाहिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए, एक और न्यूक्लियोटाइड चाहिए, एक और चाहिए, एक और चाहिए, एक और चाहिए। कहा जी बहुत अच्छे, न्यूक्लियोटाइड ही तो चाहिए कुल मिलाकर, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। और उन न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन क्षार होएगा, जो विपरीत होएगा इसके, उसको लगा दिया जाएगा, जो इसके विपरीत होएगा उसको, जो इसके विपरीत होएगा उसको लगा दिया जाएगा ना। तो कुल मिलाकर, ध्यान से सुनना, कुल मिलाकर हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए। क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड। अब साहब ये न्यूक्लियोटाइड कहां पर मिलेंगे, कहां मिलेंगे, आइए समझ। देखिए बच्चों, ये एक कोशिका है और ये है उसका केंद्रक। थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूं मैं आपको, ये उसका केंद्रक। ठीक है, ये था बेटा जी हमारा डीएनए। सिर्फ समझाने के लिए, ये हमारा डीएनए था जिसमें हेलिकेज यहां तक पहुंचा पड़ा था। ठीक है, और यहां पर हमने लगा दिया था क्या, प्राइमर। ये हमारी सतत रज्जु और ये हमारी असतत रज्जु। यहां पर इस तरीके से क्या लगे हुए हैं, प्राइमर लग गए। ठीक, जो सतत रज्जु है उसका सिरा कौन सा है भैया, ये 3 डैश, ये 5 डैश, प्राइमर का ये 5 डैश 3 डैश, 5 डैश 3 डैश, 5 डैश 3 डैश। चलो जी सर, ये चीज हम देख चुके हैं। हमें तो नई रज्जु बनानी है। क्या बनानी है, नई रज्जु बनानी है। और उस नई रज्जु के लिए हमें ये तीन चीजें चाहिए, शर्करा चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, नाइट्रोजन क्षार चाहिए। ये कहां पर मिलेगा, ध्यान से सुनना बेटा जी। इस केंद्रक के अंदर, इस केंद्रक के अंदर क्या मिल रहा है, सुनिएगा क्या क्या मिल रहा है। सर ए मिल रहा है, सर टी मिल रहा है, जी मिल रहा है, सी मिल रहा है, यानी नाइट्रोजन क्षार मिल रहे हैं। मैंने कहा वेल डन, बहुत अच्छे। क्या मिल रहे हैं, नाइट्रोजन क्षार मिल रहे हैं। कौन मिल रहे हैं, सर ए भी मिल रहा है, सर टी भी मिल रहा है, जी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये चारों नाइट्रोजन क्षार मिल रहे हैं किसमें, केंद्रक के अंदर, है ना। और क्या चाहिए सर, इनसे जुड़ी हुई, सर इनसे जुड़ी हुई, ध्यान से सुनना, इनसे जुड़ी हुई शर्करा भी है। मैंने कहा ओ हो, नाइट्रोजन क्षार भी मिल गया, उससे जुड़ी हुई शर्करा भी मिल गई। याद करिए, नाइट्रोजन क्षार और शर्करा जब जुड़ जाते थे तो क्या बनता था, न्यूक्लियोसाइड होता था ना। याद आ रहा है क्या था, न्यूक्लियोसाइड, 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 न्यूक्लियोसाइड। याद आ रहा है। यहां पर ये शर्करा कौन सी होएगी, हमें कौन सी चाहिए, राइबोज के डीऑक्सी राइबोज। हमें चाहिए शर्करा कौन सी, डीऑक्सी राइबोज। कौन सी चाहिए, डीऑक्सी राइबोज। अब याद करिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, एडेनिन जब डीऑक्सी राइबोज से जुड़ता है तो क्या बनता है, डीऑक्सी एडिनोसिन। थाइमीन जब जुड़ता है तो डीऑक्सी थाइमिडिन। याद करिए, बताया हुआ है। ग्वानिन जब शर्करा से जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड क्या बनता है, डीऑक्सी ग्वानोसिन। और साइटोसिन जब जुड़ता है शर्करा से तो क्या बनता है, डीऑक्सी साइटिडिन। बताया हुआ है, याद करिए, बताया हुआ है। ठीक है, अब याद करिए, मैंने आपको यह बताया था कि साहब यहां पर अगर इसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ जाएगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, DAMP। याद आ रहा है, ऐसा कुछ शब्द नहीं बताया था, बताया था।
इसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, DTMP। इसके साथ फॉस्फेट जुड़ जाएगी तो क्या बोलेंगे, DGMP। इसके साथ फॉस्फेट जुड़ जाएगी तो इसे क्या बोलेंगे, DCMP। ये सब बताया हुआ है। डीऑक्सीसाइटिडिन मोनोफॉस्फेट ये न्यूक्लियोटाइड है। डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट ये एक न्यूक्लियोटाइड है। डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट ये एक न्यूक्लियोटाइड है। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये एक न्यूक्लियोटाइड है, बताया हुआ है। अब जरा सोचिए, मुझे यही तो चाहिए। क्या मुझे एडेनिन जो शर्करा से जुड़ा हुआ जिससे फॉस्फेट जुड़ी है, जरा सोचिए, ये नहीं चाहिए, दिमाग लगा। मुझे ASP दिख रहा है, ASP ये नहीं चाहिए। क्या मुझे TSP ये नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या मुझे ASP TSP CSP GSP ये नहीं चाहिए? सोचिए, यही तो ASP TSP GSP CSP यही तो चाहिए। ये न्यूक्लियोटाइड ही तो है ना। लेकिन बंधु ध्यान से सुनना, ये नहीं मिलते हैं किसमें, केंद्रक में। तो आप बोलेंगे सर फिर मिलता क्या है? देखिए ये मिलता है, एक्चुअली मिलता क्या है, देखिए ये मिलता है AS, ये मिलता है। अब देखो यहां पर अंतर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ASP फॉस्फेट कितनी है? एक, लेकिन यहां पर देखो कितनी है? 3। जरा सोचिए, इसको मैं क्या बोलूंगा, DAMP बोलूंगा कि DATP बोलूंगा? दिमाग लगाए, सोचिए, DATP बोलूंगा कि DAMP बोलूंगा? फुल फॉर्म जरा सोचिए, डीऑक्सी शर्करा कौन सी, डीऑक्सी राइबोज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट थी। लेकिन यहां पर जरा सोचिए, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आया समझ में? उसी प्रकार दूसरा क्या था, TSP था, TS, क्या मिलेगा, DTTP। उसके बाद क्या था, GSP, अगेन 3 फॉस्फेट है, DGTP और CSP 3 फॉस्फेट, DCTP। अब खुद जरा सोचिए, हमें चाहिए बेटा जी ये, हमें आवश्यकता है इनकी, हमें आवश्यकता है इनकी आवश्यकता है। भाई मुझे यही तो चाहिए थे, ऐसी न्यूक्लियोटाइड चाहिए। देखो सीधे सीधे शब्दों में बोलूं, ऐसी न्यूक्लियोटाइड चाहिए जिसपे शर्करा पे एक फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट चाहिए था। ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट है, एक एक फॉस्फेट वाले, है ना। ये चाहिए थे मुझे, यहां पर ये चाहिए। लेकिन मेरे भाई यहां पर ये नहीं मिल रहे, केंद्रक में ये मिल रहे हैं। ये समझ में आया कि केंद्रक में ध्यान से सुनना, केंद्रक में मिल क्या रहे हैं, DTTP, DATP, DGTP, DCTP, ट्राइफॉस्फेट मिल रहे हैं। और हमें क्या चाहिए, DTMP, DAMP, DGMP और DCMP हमें चाहिए। ये मिल रहे हैं ये। जरा सोचिए, क्या इनसे मैं ये बना सकता हूं, क्या इनसे मैं ये बना सकता हूं? वेल डन, बिल्कुल बना सकते। क्या करूंगा जरा सोचिए। सबसे पहले एक फॉस्फेट उड़ा दी, फिर दूसरी फॉस्फेट उड़ा दी, कितनी फॉस्फेट हटा दी? 2 फॉस्फेट अगर हटा दूंगा तो मेरे पास ये नहीं आ जाएगा। यहां से 2 फॉस्फेट अगर हटा दूंगा मेरे पास ये नहीं आ जाएगा। यहां से 2 फॉस्फेट हटा दूंगा मेरे पास ये नहीं आ जाएगा। यहां से 2 फॉस्फेट हटा दूंगा मेरे पास ये नहीं आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। यानी ये जो थे, अगर प्रत्येक में से 2-2 फॉस्फेट अगर हटाता जाऊं तो मुझे मिल जाएंगे ये, और मुझे तो यही चाहिए थे। खत्म, इतनी सी बात है। तो कुल मिलाकर मुझे क्या करना है, ये जो न्यूक्लियोटाइड थे जिनमें 3 फॉस्फेट थी, इनमें से 2 फॉस्फेट को हटाओ और एक फॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे, और एक न्यूक्लियोटाइड वाले एक फॉस्फेट वाले जो न्यूक्लियोटाइड है उनको लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ,
है ना। अब बाबू बात इतनी सी थी समझने वाली, सिर्फ इतनी सी बात। जरा सोचिए, आप में से कितने बच्चों ने ये शब्द सुना है एटीपी। आप बोलेंगे सर सुना है एटीपी, ऊर्जा का ग्रह होता है, ऊर्जा की इकाई होता है। ऊर्जा कैसे मिलती है? ये एटीपी टूटता है। कौन टूटता है? एटीपी। एटीपी क्या था? एडिनोसिन। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। एडिनोसिन क्या था? एडेनिन जब शर्करा से जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिनोसिन। लेकिन शर्करा कौन सी होती है? राइबोज, आरएनए वाली राइबोज। और इसके साथ अगर मैं 3 फॉस्फेट जोड़ दूं, 3 फॉस्फेट जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा? एटीपी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब एटीपी के अंदर भरी पड़ी है ऊर्जा। अब मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरी क्या खर्च हो रही है? एटीपी। कैसे? एक फॉस्फेट का बंध टूटा, निकली क्या? ऊर्जा। एक और टूटा, निकली क्या? ऊर्जा। तो जरा सोचिए, फॉस्फेट जब हटता है, फॉस्फेट का ये जो बंध जब टूटता है तो क्या निकलती है? ऊर्जा मुक्त होती है। बंधु जरा सोचिए, सिंपल सी बात, ये जो थी ट्राइफॉस्फेट, अगर इनको तोड़ा जाए तो हमें मोनोफॉस्फेट मिल जाएगी, मिल जाएगी। अब आप मुझे बताना एक सिंपल सी बात, मैं जो चिल्ला रहा हूं, बोल रहा हूं, ऊर्जा खर्च हो रही है, एटीपी खर्च हो रही है, ये कहां पर होती है? सर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सर कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है एटीपी खर्च। बंधु जरा सोचिए, यहां पर आपके केंद्रक के अंदर ये सारी चीजें हैं। आपने 2-2 फॉस्फेट निकालनी है, आपके पास मोनोफॉस्फेट आ जाएगी। जब आप यहां से फॉस्फेट निकालेंगे, तोड़ेंगे, क्या निकलेगी? ऊर्जा। क्या निकलेगी? ऊर्जा। क्या आपको कोई माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होगी? नहीं। तो बिना माइटोकॉन्ड्रिया के, ध्यान से सुनना, बिना, हमारी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बिना माइटोकॉन्ड्रिया के, कोई माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं पड़ी। सीधा तो ट्राइफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट निकलते जा रहे हैं, मोनोफॉस्फेट बनते जाएंगे। क्या मुक्त होगी मेरे भाई? ऊर्जा। अब साहब ऊर्जा निकल गई, अब क्या होगा सर? ऊर्जा निकल गई है, अब क्या होएगा बेटा? इसी ऊर्जा का उपयोग लेगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज। कौन उपयोग लेगा? डीएनए पॉलीमरेज इसी ऊर्जा का उपयोग लेगा और इन ये जो मोनोफॉस्फेट हैं, इन मोनोफॉस्फेट को लगाता जाएगा। ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया। जरा सोचिए, लगाता जा रहा है। ए के सामने टी वाला जो होएगा आपका न्यूक्लियोटाइड, वो लगा देगा। टी के सामने जो ए वाला होएगा वो लगा देगा। टी के सामने ए वाला लगा देगा। जी के सामने सी वाला लगा देगा। सी के सामने जी वाला लगा देगा। क्या? जरा सोचिए, हमें चाहिए क्या थे? सर हमें ये चाहिए, ये न्यूक्लियोटाइड चाहिए जिसमें एक फॉस्फेट हो। हमें बस ऐसे न्यूक्लियोटाइड चाहिए जिनमें एक फॉस्फेट हो और हम उन्हें लगाते जाए, हम उन्हें लगाते जाए। जो इसके पूरक हो, जो ए के पूरक हो वो वाला लगा दिया, जो टी के पूरक हो वो ये वाला लगा दिया, जो जी के पूरक हो यानी अपोजिट हो वो लगा दिया, सी के जो पूरक हो वो लगा दिया। अब साहब ये लगाने का कार्य कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा भी चाहिए। अब ऊर्जा कहां से मिली? सर हमारे पास ये मोनोफॉस्फेट तो नहीं थे, हमारे पास केंद्रक में ट्राइफॉस्फेट्स थे, ये वाले, ये थे। एडिनोसिन, कौन सा? डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था हमारे पास केंद्रक में। लेकिन हमें तो ये चाहिए था, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट चाहिए था। मिल क्या रहा था? ये, और चाहिए था ये। सीधा इसमें से 2 फॉस्फेट निकाली, क्या मुक्त हुई? ऊर्जा। इसमें से 2 फॉस्फेट निकाली, क्या मुक्त हुई? ऊर्जा। इसमें से निकाली, ऊर्जा निकली। इसमें से निकाली, ऊर्जा निकली। साहब इन सब में से 2-2 फॉस्फेट निकालते गए, सर ये बनते गए, ये बनते जा रहे हैं, ऊर्जा निकलती जा रही है। उसी ऊर्जा का उपयोग कौन करता जा रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। और बंधु जरा सोच समझकर मुझे बताएं, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। जरा सोचिए, ये खंड बढ़ता जा रहा है, दिमाग लगाए, इसके आगे, इस प्राइमर के आगे ये बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कौन बढ़ाता जा रहा है? सर डीएनए पॉलीमरेज। इसके पास ऊर्जा कहां से है? माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं सर, केंद्रक में ही क्या मिल रहे थे? न्यूक्लियोटाइड मिल रहे थे, लेकिन ट्राइफॉस्फेट वाले मिल रहे थे। 2 फॉस्फेट निकालकर मोनोफॉस्फेट बना दिए, उन्हीं मोनोफॉस्फेट को आगे की तरफ बढ़ाता जा रहा है। जरा सोचिए, बहुलीकरण कराता जा रहा है, आगे की तरफ
बढ़ाता जा रहा है। सोचिए, नया डीएनए रज्जू बन गया नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। अब इधर देखना, इधर देखना सर, यहां पर इस रज्जू पर, कौन सी रज्जू पर जरा देखिए, ये वाली जो रज्जू जो थी, ये वाली कौन सी, लीडिंग, सतत, इस पे तो सर लगातार बनता जा रहा है, 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 बनता जा रहा है सर, लगातार बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। ठीक है सर, इस पर तो रज्जू लगातार बन गई है। अब सतत का मतलब क्या होता है? जिस पर कोई चीज लगातार बनती जा रही है, लगातार, उसके लिए वर्ड आता है सतत, कंटिन्यूअस। सतत का मतलब है कंटिन्यूअसली, यानी लगातार ये रज्जू आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन जरा सोचिए, यहां पर कैसे बढ़ेगी? इमेजिन करें, यहां पर कैसे बढ़ेगी? हमारे पास प्राइमर जो थे, हमने इस तरीके से लगा रखे थे। सोचिए, ये प्राइमर है, ये प्राइमर था, ये प्राइमर था, ये प्राइमर था, ठीक है। अब आगे अगर बढ़ेगा, सोचिए अगर आगे बढ़ेगा, ये बढ़ाया, फिर ये बढ़ाया, फिर ये बढ़ाया, फिर ये बढ़ा दिया। अब आप मुझे बताएं, इस रज्जू पर क्या लगातार बन रहा है डीएनए का नया रज्जू, या रुक रुक कर बन रहा है? पहले इतना सा बना, फिर प्राइमर फिर लगा हुआ था, फिर बना, फिर प्राइमर लगा हुआ, फिर बना, फिर प्राइमर लगा हुआ है, फिर बना है। तो क्या कंटिन्यूअसली बन रहा है या डिसकंटिन्यूअसली बन रहा है? क्या लगातार बन रहा है कि धीरे धीरे रुक रुक के बन रहा है? रुक रुक के बन रहा है, इसलिए क्या बोला? असतत रज्जू। तो मैंने आपको बोला था, सतत रज्जू और असतत रज्जू का मीनिंग बताऊंगा, यानी वो रज्जू जिस पर लगातार डीएनए बनेगा वो क्या कहलाएगा? लीडिंग स्ट्रैंड। और जिसपे धीरे धीरे खंडों में बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? असतत रज्जू। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है सर? अब यहां पर दो चीजें, हमने नई डीएनए की रज्जू बना दी जो नीले रंग की आपने दिखाई है, लेकिन हरे रंग के सर यहां पर अभी भी क्या लगे पड़े हैं? आरएनए। ये हरे रंग के क्या है सर? ये आरएनए है। ये हरे रंग के सर कौन है? ये सर आरएनए है। ये हरे रंग के कौन थे? आरएनए। ठीक है सर, इन आरएनए का क्या होएगा अभी बता रहा हूं, वेट। लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनना, एक चीज समझने वाली बात है। देखिए, सतत रज्जू पर लगातार निर्माण हो गया किसका? नए डीएनए के खंड का या नए डीएनए के रज्जू का। ठीक है सर, लेकिन असतत रज्जू पर लगातार निर्माण हुआ कि रुक रुक के हुआ? पहले एक थोड़ा सा बना, देखो नीले रंग का थोड़ा बना, फिर प्राइमर आ गया, फिर बना, फिर प्राइमर आ गया, फिर बना, फिर प्राइमर आ गया, फिर बना। लगातार तो नहीं बना, तो कुछ खंड बन रहे हैं बाबू। इन खंडों को याद रखना, ये जो खंड जो बन रहे हैं असतत रज्जू पर, इन खंडों को, ये जो खंड जो बन रहे हैं, ये जो खंड बन रहे हैं, इन खंडों को बोला जाता है ओका जाकी खंड। क्योंकि जिस वैज्ञानिक ने इनकी खोज करी उसका नाम ही ओकाजाकी था, है ना। तो ओकाजाकी खंड क्या थे? वो डीएनए के खंड जो लगातार नहीं बन रहे थे, रुक रुक कर बने थे, जो किस रज्जू पर मिल रहे हैं? असतत यानी लैगिंग स्ट्रैंड पर मिल रहे हैं, जो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब लास्ट चीज रह गई है, बस लास्ट चीज सर। ठीक है, अब क्या होएगा आगे? अब ध्यान से सुनिए, लास्ट स्टेप। सोचिए, अभी तक हमने कितने एंजाइम को यूज में लिया अभी तक? सर सबसे पहला टोपोआइसोमेरेज कट लगाया, कहां पर? ओआरआई पर। कट लगाने के बाद सर अंदर घुस गया कौन? सर आपका हेलिकेज, हाइड्रोजन बंध तोड़ता गया, तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है। ठीक है, हमें ये दो टेम्पलेट मिल गए जिनके ऊपर नया डीएनए बनाना है। अब नया डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, लेकिन इसको काम करने के लिए, डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए चाहिए पहले से उपस्थित एक एनर्जी चाहिए, और साथ साथ एक रज्जू चाहिए जो पहले से वहां पर उपस्थित हो टेम्पलेट के पास। और वो क्या था? प्राइमर था। प्राइमर हमेशा 5 डैश से 3 डैश की तरफ बनता है। बनाता कौन है? आरएनए प्राइमेज। सर 3 एंजाइम हो गए, टोपोआइसोमेरेज, हेलिकेज और प्राइमेज। ठीक है, और चौथा एंजाइम प्राइमर लगा दिया, एक वो रज्जू जिस पर सिर्फ एक बार लगा और एक जिस पे बार बार लगा था। ये हमारी असतत, ये सतत थी। अब इसके बाद किसने काम किया सर? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ने लगातार न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दिया, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स जो चाहिए थे वो कौन से चाहिए थे? मोनोफॉस्फेट चाहिए थे। और केंद्रक में कौन से मिल रहे थे? ट्राइफॉस्फेट मिल रहे थे। तो फटाफट फॉस्फेट टूटते गए, 2-2 फॉस्फेट निकलते गए, मोनोफॉस्फेट आते गए, ऊर्जा निकलती गई। उसी ऊर्जा का उपयोग करके डीएनए पॉलीमरेज ने
आगे बहुलीकरण कर दिया, आगे लगाता गया, इस खंड को आगे बढ़ाता गया, चलो सर बढ़ गया। अब इसके बाद अब फाइनली लास्ट चीज जो रह गई है वो ये कि सर ये जो आरएनए के खंड हैं, ये आरएनए के खंड, ये आरएनए, सर इनका क्या होएगा? तो लास्ट चीज है बेटा जी, इन आरएनए के खंडों को यही डीएनए पॉलीमरेज बाद में यहां से हटा देगा। सोचो क्या बोला? यही डीएनए पॉलीमरेज यहां से क्या कर देगा? इन खंडों को यहां से हटा देगा। क्या कर देगा मेरे भाई? यहां से हटा देगा, इन्हीं डीएनए के खंडों को यहां से हटा देगा। कुछ इस तरीके से देखिए, यही था बेटा, ये हरे रंग का, हरे रंग का, हरे रंग का, हरे रंग का, प्राइमर 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 प्राइमर। हमने नया रज्जु बना दिया नीले रंग का, फिर नीले रंग का, फिर नीले रंग का, और यहां पर तो लगातार बना था नीले रंग का। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर? हमें ये जो आरएनए के खंड थे इनको यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आरएनए है, हमें डीएनए बनाना था। अब क्या होएगा? आप देखिए, डीएनए पॉलीमरेज चालू हो गया था। कौन चालू हो गया था सर? डीएनए पॉलीमरेज चालू हो गया था, उसने नया खंड बना दिया। उसको स्टार्ट करने के लिए प्राइमर चाहिए था, प्राइमर लगा हुआ था। ठीक है, प्राइमर लगा हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज ने देखा प्राइमर लगा हुआ है, देह दनादन लगाते जाओ, कर दिया काम। अब काम करने के बाद अब ये जो बचा है इनको यहां से क्या किया? इसने हटाया। किसने हटाया मेरे भाई? इसी डीएनए पॉलीमरेज ने यहां से हटा दिया। किसको हटा दिया बेटा? याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज बाद में क्या कर देगा बेटा? याद रखना, क्या? प्राइमर को हटा देता है। तो आप पूछेंगे सर फिर हटा ही रहा है तो लगाया क्यों था? अरे भैया, स्टार्ट करने के लिए बोला था ना, एक इंजन स्टार्ट होता है तभी तो गाड़ी आगे चलती है। उसी तरीके से डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट कब होएगा? जब वहां पर पहले से प्राइमर लगा होगा। प्राइमर लगा हुआ था, डीएनए पॉलीमरेज ने काम कर दिया, अब प्राइमर की जरूरत नहीं है, तो अब बाद में ये प्राइमर को हटा देगा। कौन? यही डीएनए पॉलीमरेज। चलो सर हटा दिया। अब सर अब क्या होगा? सर ये तो खाली जगह रह गई है, तो इस खाली जगह को भी भरेगा, खाली क्षेत्रों को भर देगा। अब जरा सोचिए, खाली क्षेत्र को भरेगा, दिमाग लगाए। ये खाली क्षेत्र को भर दिया। अब ये जो खाली क्षेत्र है इनको भी भरना पड़ेगा, भर दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी भर दिया। लेकिन जरा सोचिए, ये खंड अभी तक, ये खंड अभी भी खंडों के रूप में है। अभी इन खंडों को भी तो जोड़ना पड़ेगा। कौन से खंड हैं ये? अभी नाम बताया था, क्या ओकाजाकी खंड हैं? इन खंडों को जोड़ना पड़ेगा आखिरी एंजाइम, जिसका नाम है क्या मेरे भाई? भूल मत जाना, यहां पर लिख देता हूं, डीएनए लाइगेज। क्या नाम है? डीएनए लाइगेज, जो एक फेविकॉल होता है, फेविकॉल यानी जो चिपकाता है। अब क्या करेगा? ये इन ओकाजाकी खंडों को आपस में जोड़ देगा। और जब ये ओकाजाकी खंडों को जोड़ देगा, ओकाजाकी खंड जो हैं उनको क्या कर देगा? जोड़ देगा। अब हम बोलेंगे क्या भैया? अब हमारे 2 डीएनए रज्जु बन चुके हैं। बस इतनी सी ही थी ये पूरी प्रक्रिया, किसकी? रेप्लिकेशन की, प्रतिकृति की। अब ना जाने क्यों ये बच्चों के समझ में ऊपर से जाती है। आपके अगर समझ में आई है तो जरा जल्दी से मुझे बताइएगा।
एक बार नहीं आई है तो उसको वापस से रिवाइज करिएगा। एक बार वापस से मैं रिवाइज कर दूं, ये था बेटा जी आज का, इतना सही था लेक्चर। एक बार मैं आपको पूरा एक बार वापस से बता देता हूं क्या क्या आज हमने देखा है। ध्यान से देखिएगा, जल्दी से देखिए, पीछे ले चलता हूं। टोपोआइसोमेरेज आया, कट लगाया, कट के अंदर कौन घुस गया? हेलिकेज। हेलिकेज आया, अंदर हाइड्रोजन बंध तोड़ता गया। अब तोड़ता जा रहा है, चलो अब ये हमारी दो टेम्पलेट आ गई हैं साहब, ये दो टेम्पलेट आ गई। दोनों टेम्पलेट पर नया डीएनए का रज्जु बनाना है। डीएनए का रज्जु बनाने के लिए क्या चाहिए है? आपको डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज आपका तभी काम करता है जब उसके पास एक इंजन हो स्टार्ट करने के लिए, और वो कौन है? आरएनए के छोटे छोटे खंड जिनका नाम है प्राइमर, जो यहां पर लगाने पड़ेंगे। आप पूछेंगे सर आरएनए क्यों लगाया? अरे बाबू एकल रज्जु बनानी है। अब एकल रज्जु डीएनए तो होएगी नहीं, आरएनए नहीं होएगी, तो एकल रज्जु कौन है यहाँ पर? प्राइमर। कौन? आरएनए। कौन बनाएगा? प्राइमेज। कहां से कहां? 5 डैश से 3 डैश की और खुद गति करेगा। ये प्राइमर 5 से 3 की और गति कर रहा है, तो किसके विपरीत लगेगा? जो टेम्पलेट का 3 डैश होएगा। अब यहां पर 3 डैश तो है नहीं, यहां पर तो 5 डैश है, तो यहां से अंदर की तरफ से लगेगा। लगा, लग गया। हेलिकेज और आगे बढ़ गया, फिर जगह खाली हो गई, फिर 3 डैश आ गया, फिर लग गया। फिर हेलिकेज और आगे बढ़ जाएगा, फिर 3 डैश और आ गएगा, फिर प्राइमर लग जाएगा। तो प्राइमर बार बार लगता जा रहा है। जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा, प्राइमर इस रज्जु पर बार बार लगता जाएगा। अब ये रज्जु असतत कहला रही है और ये वाली आपकी सतत कहला रही है। ठीक है सर, प्राइमर लग दिया। अब हमें डीएनए के खंडों को, या मैं बोलूंगा अब हमें नया डीएनए बनाना था। हमें नया डीएनए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट चाहिए, मोनोफॉस्फेट, है ना। लेकिन हम जानते हैं हमारे केंद्रक में क्या मिल रहा है? ट्राइफॉस्फेट। तोड़ा, दो फॉस्फेट निकाले, मोनोफॉस्फेट बन गए। फॉस्फेट जब निकाले तो मेरे भाई ऊर्जा निकली। उसी ऊर्जा का उपयोग डीएनए पॉलीमरेज ने किया और इसका इंजन चालू हो गया और प्राइमर इसको मिल चुके हैं। अब ये दे दनादन लगातार यहां पर बनाता जा रहा है। किसका? डीएनए का रज्जु बनाता जा रहा है। उन मोनोफॉस्फेट्स को जोड़ता जा रहा है, जो पूरक होंगे, जो ए के सामने टी वाले को जोड़ देगा, जी के सामने सी वाले को जोड़ता जा रहा है, बनते जा रहे। लेकिन यहां पर कंटिन्यूअसली नहीं बनेंगे क्योंकि बीच बीच में प्राइमर आ रहे हैं। तो यहां पर जो खंड बनेंगे उनका नाम है ओकाजाकी खंड। सर समझ में आ गया। अब जो प्राइमर है उनका कोई काम नहीं है, अब उनको हटाया जाएगा। कौन हटाएगा मेरे भाई? उनको हटाने का काम किसने किया मेरे भाई? यहां पर इसी डीएनए पॉलीमरेज ने बाद में प्राइमर को हटा दिया और जो खाली जगह थी उनको भर दिया। लेकिन यहां पर अभी भी खंड जो है उनको तो जोड़ना पड़ेगा, और उन ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का काम कौन कर रहा था? लाइगेज। अब फाइनली आपके पास 2 डीएनए के रज्जु आ गए। ये हो गई हमारी डीएनए की प्रतिकृति, खत्म। दिख रहा है? अब बोलेंगे सर ये तो आपने प्रतिकृति में भी दिखाया था, लेकिन क्या प्रतिकृति में दोनों रज्जु जो थी डीएनए की, दोनों पर कुछ ना कुछ नई चीज बनी थी या नहीं बनी थी? यस, दोनों पर बनी थी। यहां पर एक रज्जु पर बनेगी, और एक रज्जु पर जो बनेगा वो बनेगा क्या? आरएनए। क्या बनेगा? आरएनए। और फिर उस आरएनए के पास संदेश होगा, आगे चलकर क्या बनाने का बेटा जी? प्रोटीन्स बनाने का। इस तरीके से क्या बनेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होएगा। अब ये सारी चीजें ना थोड़ी सी आपको अटपटी लगेंगी अभी, है ना। ये क्या बन रहा है सर, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कौन आ रहा है, ये क्या हो रहा है, तो एकदम से तो समझ में आएगा नहीं। सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, एक एक चीज को तरीके से समझाना पड़ेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा अनुलेखन के बारे में समझना। अनुलेखन, जिसको बेटा हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन। क्या मीनिंग होता है? सबसे पहला इसका मीनिंग क्या? अनुलेखन का मतलब क्या होता है? देखिए, डीएनए जिसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। सोचो मेरे से डीएनए अगली पीढ़ी में जाएगा, मेरी संतान में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तभी तो वो क्या कहलाएगा? आनुवांशिक पदार्थ, है ना। अब ये डीएनए अगली पीढ़ी में जाकर करेगा क्या? इस डीएनए के पास कुछ ना कुछ संदेश है। क्या बनाने का? प्रोटीन बनाने का। देखो समझो, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। देखिए, मेरे से डीएनए अगली पीढ़ी में गया, चला गया। अब अगली पीढ़ी में जाकर डीएनए करेगा क्या? सर डीएनए जो है उसके पास संदेश है, क्या बनाने के? कुछ बनाने के, है ना। अब देखिए, जैसे मेरी संतान की आंखों का रंग, मेरी संतान की बालों का रंग, बालों का घनत्व, लंबाई, त्वचा का रंग, चौड़ाई, ये सारे क्या हैं? ये लक्षण है जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे।
याद आ रहा है ना? जो मेंडल वाला जो हमने पढ़ा था, फिनोटाइप जीनोटाइप, याद आ रहा है कि जीनोटाइप क्या था? जीन्स थे, याद आ रहे हैं? डीएनए के भाग थे जो आगे चलकर क्या बनाते थे? लक्षण बनाते थे। अब साहब लक्षण किससे बनते हैं? प्रोटीन से। यानी देखो सीधे सीधे शब्द में अगर मैं आपको बताऊं कि डीएनए जो होता है ये लास्ट में जाकर बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है बेटा जी? प्रोटीन बनाता है, और वही प्रोटीन हमारे लक्षण उत्पन्न करते हैं। यानी डीएनए के पास क्या है? संदेश है, क्या बनाने का? प्रोटीन बनाने का। लेकिन वो डीएनए से सीधा प्रोटीन नहीं बनता, डीएनए से ये संदेश आगे जाता है। डीएनए का जो संदेश है आगे अभिव्यक्त होता है किस रूप में? आरएनए के रूप में। यानी डीएनए बदलता है किसमें? आरएनए में, और फिर इस आरएनए के पास जो संदेश होगा ना वो अभिव्यक्त होएगा किस रूप में? प्रोटीन के रूप में। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। क्या? कि डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया थी उसको तो आपने बोला सर प्रतिकृति, बोल दिया। क्या बोला? प्रतिकृति। डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है बेटा उसको बोला जाता है अनुलेखन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है स्थानांतरण, या इसको बोला जाता है अनुवादन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब देखिए मैंने हिंदी में भी शब्द लिख दिए, इंग्लिश में भी शब्द लिख दिए हैं। अनुलेखन को बोला ट्रांसक्रिप्शन, अनुवादन को बोला ट्रांसलेशन, स्थानांतरण, प्रतिकृति को बोला रेप्लिकेशन। अब ये तीनों प्रक्रियाएं ही हैं इस अध्याय में जो समझ में नहीं आती हैं। कोशिश मैं पूरी करूंगा कि आपको एक एक बिंदु समझ में आ जाए। प्रतिकृति हमने पूरा पढ़ा, प्रतिकृति के स्टेप्स पढ़े, पूरे के पूरे चरण पढ़े थे, है ना? अब हम पढ़ने वाले हैं अनुलेखन, यानी अब हम बनाने वाले हैं डीएनए से आरएनए। किसका निर्माण करेंगे? डीएनए से किसका निर्माण करेंगे? आरएनए का। ठीक है, फिर उसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे क्या? स्थानांतरण। लेकिन अभी हमारा फोकस होएगा किस पे? अनुलेखन। तो अनुलेखन का मीनिंग समझ में आ गया कि डीएनए के पास जो भी संदेश हैं वो किस रूप में एकत्रित हो रहे हैं, किस रूप में बदल रहे हैं, आरएनए में जा रहे हैं, वो संदेश आरएनए के रूप में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या अनुलेखन में हम क्या करने वाले हैं? हम डीएनए से आरएनए बनाने वाले हैं। डीएनए से क्या बनाने वाले हैं? आरएनए बनाने वाले हैं। किसमें? अनुलेखन में। ठीक है, अब आप मुझे बताएं इन दोनों में से आनुवांशिक पदार्थ कौन था? आप बोलेंगे सर डीएनए था, आरएनए नहीं था। मैं बोलूंगा यस, लेकिन आरएनए था। किसमें था? ये भी बताया था। किसमें? वायरस में, विषाणु में, बताया था ना। चल अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आरएनए बनाने के लिए, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए क्या कोई एंजाइम नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। याद करिए, डीएनए से डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए था? प्रतिकृति में क्या चाहिए था? मेन एंजाइम कौन था जो डीएनए से डीएनए बना रहा था? आप बोलेंगे सर डीएनए पॉलीमरेज था। मैं बोलूंगा यस, वेल डन। कौन था? डीएनए पॉलीमरेज था। क्या सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता पड़ी थी? नहीं, 5 एंजाइम थे। याद करिए, इस प्रतिकृति की प्रक्रिया में 5 एंजाइम थे। याद करिए, याद दिलाऊं जल्दी से? टोपोआइसोमेरेज, हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज। ये 5 इसी क्रम में याद रखना। सबसे पहले काटा टोपोआइसोमेरेज ने, घुसा अंदर हेलिकेज, काटता जा रहा है हाइड्रोजन बंद, प्राइमेज लगाता जा रहा है प्राइमर, फिर डीएनए पॉलीमरेज जो हमारे न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट थे उनको मोनोफॉस्फेट में बदलकर जो ऊर्जा निकल रही है उसी ऊर्जा का उपयोग में लेकर उन मोनोफॉस्फेट्स को लगाता जाएगा, लगाता जाएगा, लगाता जाएगा, लगाता जाएगा। लेकिन एक रज्जु सतत थी और एक असतत थी। असतत पे क्या बने थे? ओकाजाकी खंड बने थे। उन ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का काम किसने किया था? किसने? आपके लाइगेज ने। तो इस तरीके से यहां 5 एंजाइम थे, लेकिन मेन कौन था? याद करिए, कौन? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब बात आ रही है बेटा यहां पर डीएनए से क्या बनाना है? आरएनए। अब यहां पर भी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर जो एंजाइम यूज में आता है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। याद रखना, डीएनए से जब हम आरएनए बनाएंगे तो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो डीएनए पॉलीमरेज। भूल मत जाइएगा, डीएनए से डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज,
डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज। डनाडन डन। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है, अब ध्यान से सुनना। सर आरएनए और डीएनए में क्या फर्क था, आपको याद आ रहा है? जल्दी से मुझे बताएं, डीएनए और आरएनए में क्या फर्क था? याद करिए, तीन मुख्य फर्क है, तीन मेन डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। क्या? सबसे पहला, शर्करा यहां पर कौन सी है? सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं याद कराने के लिए, डी ऑक्सी राइबोज। और यहां पर कौन सी है शर्करा? राइबोज, जिसके दूसरे कार्बन पर क्या मिलेगा? OH समूह मिलेगा। यहां पर दूसरे कार्बन पर OH समूह नहीं था, यहां पर राइबोज शर्करा, याद करिए बताया था। दूसरा जो कार्बन होता है उस पर कौन सा हाइड्रोक्सिल समूह है? OH समूह है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है, जिसकी वजह से आरएनए ज्यादा स्थायी नहीं है, ये स्थायी था। दूसरा बेटा, यहां पर नाइट्रोजन क्षार जो होंगे वो कौन से मिलेंगे बेटा जी? ATGC। जबकि यहां पर नाइट्रोजन क्षार जो होंगे वो कौन से मिलेंगे? AUGC। यानी अंतर किस चीज का आएगा? थाइमीन का। यहां पर मिलेगा थाइमीन, यहां पर मिलेगा यूरासिल। तो मेरे ख्याल से ये चीज भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन क्षार यहां पर ATGC, यहां पर AUGC, ठीक है। आखिरी अंतर सिंपल सा, कौन द्विरज्जुकी है और कौन एकल रज्जुकी है? तो भैया ये है द्विरज्जुकी और ये है एकल रज्जुकी। ये है द्विरज्जुकी और ये होते हैं एकल रज्जुकी। हम वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, देखो मैंने वायरस में पहले आपको बता चुका हूं, है ना। वायरस में आपका डीएनए जो होता है वो द्विरज्जुकी भी होता है और एकल रज्जुकी भी होता है। आरएनए आपका एकल रज्जुकी भी होता है और द्विरज्जुकी भी होता है। किसमें? विषाणु में। हम वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, जिनको हम सजीवों के अंतर्गत नहीं रखते हैं। हम यहाँ पर सजीवों की बात कर रहे हैं, सजीवों की, लिविंग्स की। वायरस को हम लिविंग नहीं मानते हैं, क्योंकि आउटसाइड बॉडी, शरीर के बाहर, वो एक मृत कण की तरह होता है जो कोई कार्य नहीं करता, लेकिन शरीर के अंदर जाकर वो अपनी संख्या को बढ़ाता है, जो 11वीं कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है। नहीं जानते कोई बात नहीं, कभी मेन टाइम में बता देंगे वायरस के बारे में भी। अभी सिर्फ इतना सा याद रखना है, ये तीन अंतर थे डीएनए और आरएनए के बारे में, ठीक है। ये आप जानते भी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये चीजें आप, ठीक है। अब चलते हैं बेटा जी हम यहां पर कि बालक हम बनाने वाले हैं डीएनए से आरएनए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल बनाने, आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल बनाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है आरएनए 3 प्रकार के होते हैं? क्या बोला हमने कि ये जो आरएनए हैं, ये आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि ये आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, आपने बोला 3 प्रकार के, मैंने भी बोला 3 प्रकार के। लेकिन उसको समझने के लिए ध्यान से सुनना बेटा, एक्चुअली ना आरएनए हमारे 2 प्रकार के होते हैं। आप बोलेंगे सर हमने तो अपनी बुक्स में पढ़ा है 3 प्रकार के होते हैं। रुको, एक होते हैं आनुवांशिक आरएनए, आनुवंशिक आरएनए, जिसको हम जेनेटिकल आरएनए बोलते हैं, जेनेटिकल, ठीक है। और एक होता है आनुवांशिक आरएनए, आनुवंशिक आरएनए, नॉन जेनेटिकल आरएनए। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? सर आरएनए 2 प्रकार के, आनुवंशिक आरएनए, आनुवंशिक आरएनए, जेनेटिकल आरएनए, नॉन जेनेटिकल आरएनए। क्या मतलब है? देखिए, आनुवंशिकता का मतलब क्या है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो वंशागति दिखाए, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाए। क्या आरएनए एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा सकता है? आप बोलेंगे नहीं सर, नहीं जाता। जाता है, लेकिन किसमें? ये भी बताया हुआ है आपको, ये केवल ऐसे आरएनए होते हैं जो सिर्फ
विषाणु में मिलते हैं। ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ जो वायरस में आरएनए मिलेंगे वो एक वायरस से आगे आने वाले वायरस में चले जाते हैं। यानी एक वायरस से जब नए नए वायरस बनेंगे तो उनके अंदर, जरा सोचिए, मैं एक वायरस हूं, मेरे से बहुत सारे वायरस बने और मैंने अपना आरएनए उनके अंदर भेजा, तो जरा सोचिए मेरा आरएनए आनुवंशिक पदार्थ कहलाएगा नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। तो याद रखना, आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है आरएनए, केवल और केवल, ओनली एंड ओनली, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ किसमें? वायरस में, विषाणु में, किसी भी सजीव के अंदर नहीं। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि वायरस सजीव नहीं है, वायरस को हम सजीव नहीं मानते हैं। तो ये चीज याद रखना, भूल मत जाना। अब आती है ये जो आनुवंशिक आरएनए जो होते हैं, जो नॉन जेनेटिकल आरएनए होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। 3 प्रकार के एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, 3 प्रकार के आपके आरएनए हैं। अब सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्या है भैया? एम क्या है यहां पर? तो अंग्रेजी में बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। आप बोलेंगे सर हिंदी में क्या बोलते हैं? संदेशवाहक, संदेशवाहक, संदेशवाहक आरएनए। ठीक है। दूसरा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सेम सेम है बेटा, राइबोसोमल आरएनए। यानी यहां पर एम जो था, एम का मतलब था मैसेंजर, आर का मतलब है राइबोसोमल, हिंदी में भी वही सेम, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है सर। आखिरी जो टीआरएनए है, सर इसको क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। टीआरएनए जो होता है इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। हिंदी में, अब देखिए कई बुक्स में ना हिंदी में भी इसको ट्रांसफर ही बोल रखा है, तो आप यही बेटर रहेगा, ये याद रखें, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं स्थानांतरण कारक आरएनए या स्थानांतरक आरएनए। ठीक है। अभी सिंपल ट्रांसफर ही याद रखिएगा क्योंकि हमारी बुक्स में ट्रांसफर ही दिया हुआ है। तो बेटा जी ये 3 प्रकार के आपके आरएनए होते हैं, जो, ध्यान से सुनना, जो मेरे अंदर है। ये वाला नहीं है मेरे अंदर, ये वाले हैं। ठीक है। मेरे अंदर 3 प्रकार के हैं, आपके अंदर 3 प्रकार के हैं। एक छोटा सा जीवाणु, एकल कोशिकीय जीव, उसके अंदर भी 3 प्रकार के हैं। एक बड़ा सा हाथी, उसके अंदर भी 3 प्रकार के। यानी जितने भी सजीव हैं, सभी सजीवों में, सभी लिविंग्स में, याद रखना, भूल मत जाना, कौन सा आरएनए मिलता है? आनुवांशिक मिलता है। यानी एक पीढ़ी से, यानी मेरे से जो अगली पीढ़ी आएगी ना उसमें ये नहीं जाएंगे, सीधी सी बात, ये नहीं जाएंगे। यानी ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, चाहे बैक्टीरिया हो, जीवाणु हो, चाहे हाथी हो। ये हैं आरएनए 3 प्रकार के जो हम सब में मिलेंगे, लेकिन ये अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे, यानी आनुवांशिकता नहीं दर्शाएंगे। तो आप बोलेंगे सर जब ये अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे तो ये बनेंगे कैसे हमारे अंदर? तो प्रभु मैंने आपको बताया कौन सी प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं, अनुलेखन। जहां पर डीएनए जा रहा है ना, वो डीएनए आगे चलकर बदलेगा किसमें? आरएनए में। ठीक है। अब आपका प्रश्न होएगा कि सर हम वायरस की बात तो कर नहीं रहे, लेकिन वायरस में आरएनए जो मिलता है वो आनुवांशिक मिलता है, ये सर समझ में आ गया। हम बात कर रहे हैं सजीवों की। सजीवों में जो आरएनए मिलता है वो आनुवांशिक है, जो अगली पीढ़ी में नहीं जाता है, और ये आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है सर। मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, जीवाणु में भी, हाथी में भी, सब सजीवों में ये 3 प्रकार के होते हैं। और आपने ये बताया ये अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे, तो ये बनेंगे कैसे? ये डीएनए आगे चलकर, जो हमसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए जा रहा है, वो आगे चलकर बनाएगा क्या? आरएनए। यानी मेरे अंदर, मेरे माता पिता से क्या आया? डीएनए आया,
और वो डीएनए मेरे अंदर आगे चलकर क्या बना रहा है, आरएनए। अब मुझसे अगली पीढ़ी में क्या जाएगा, डीएनए जाएगा, आरएनए नहीं जाएगा। अनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए, वो जाएगा, आरएनए नहीं जाएगा। लेकिन उस पीढ़ी में, अगली संतान में आरएनए कौन बनाएगा, यही डीएनए जो जाएगा। यानी मेरे से अगली पीढ़ी में ये गया और ये जाकर बनाएगा क्या, आरएनए। कौन सी प्रक्रिया से, अनुलेखन से। अब आप बोलेंगे सर ये आरएनए तो हमारे 3 प्रकार के हैं, तो क्या डीएनए तीनों प्रकार के आरएनए बनाएगा? यस, सीधी सी बात है, ये डीएनए तीनों प्रकार के आरएनए बनाएगा। आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, तीनों प्रकार के आरएनए बनाए जाएंगे किससे बेटा जी, डीएनए से। ठीक है। अब तीनों कैसे बनेंगे सर, क्या अंतर होगा, कैसे बनाने में क्या डिफरेंस होएगा, तो प्रभु ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पर्टिकुलरली अगर मैं, देखिएगा पर्टिकुलरली अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करूं या प्रोकैरियोट की बात करूं, अब ये मत कहना सर प्रोकैरियोट क्या होते हैं। प्रोकैरियोट जैसे आपका जीवाणु हो गया, नील हरित शैवाल हो गई, माइकोप्लाज्मा, मोनेरा जगत आपने नाम सुना होगा 11वीं कक्षा में। 5 जगत थे, आरएच विटेकर ने दिए थे, जिसमें से मोनेरा जगत एकमात्र ऐसा जगत था जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक आवरण नहीं मिलता है, ठीक है, जिनका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए नग्न होता है, कोई बाहर से कोई आवरण नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं आपके प्रोकैरियोट। जैसे जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ये क्या कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। तो बेटा प्रोकैरियोट्स में डीएनए से ये 3 प्रकार के आरएनए बनाने के लिए सिर्फ एक ही एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। याद रखना, कौन, आरएनए पॉलीमरेज, सिर्फ एक ही एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। यानी आरएनए पॉलीमरेज ही डीएनए से क्या बनाएगा, आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज ही डीएनए से क्या बनाएगा, एमआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज ही डीएनए से क्या बनाएगा, टीआरएनए। लेकिन बेटा जब मैं बात करता हूं किसकी, यूकैरियोट की, यानी हम जैसे जीवों की, किसकी बात करता हूं, यूकैरियोट की, तो यहां पर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज है। 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज है। यहां पर एक ही प्रकार का था, यहां पर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। यानी कुल मिलाकर आपके पास 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज हैं, ठीक है, जिसमें से आपने याद रखना है, मेरे अंदर, आपके अंदर अगर आरआरएनए बनेगा, कौन, राइबोसोमल आरएनए। अभी इनके कार्य भी बताऊंगा। आपने बोला सर ये 3 प्रकार के, इनके कार्य तो बताओ, बताऊंगा, लेकिन अभी ये चीज एक क्रम में चलना है ना। आरआरएनए बनाने के लिए डीएनए से एंजाइम चाहिए था, कौन, हमने पहले ही बात कर ली कि भैया डीएनए से अगर आरएनए बनाना है तो एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहां पर 3 प्रकार के आरएनए हैं, तो आरआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एमआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, टीआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इतनी सी बात समझ में आई, सिंपल सा था। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है। तो 3 प्रकार के आपको क्या बनाने हैं, आरएनए पॉलीमरेज। तो आपसे कोई पूछे अनुलेखन में, ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है, आपसे कोई पूछे कि अनुलेखन में क्या बनता है, आपने बोला सर डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। कौन सा आरएनए, सर ये तीनों आरएनए बनते हैं। याद रखना, अनुलेखन में ये तीनों आरएनए बनते हैं, बस फर्क इतना सा है कि आरएनए पॉलीमरेज अलग चाहिए होता है यूकैरियोट्स में इन तीनों को बनाने के लिए, जबकि प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो तीनों प्रकार के आरएनए को बना डालेगा। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई, सिंपल सी थी।
चले आगे। अब जरा सोचिए, अब हमारा उद्देश्य क्या होगा, अब हमें क्या पढ़ना है। देखिए हम क्रम वाइज चल रहे हैं। क्रम किस तरीके से समझना, हम पढ़ रहे थे क्या बेटा जी, अनुलेखन। देखो एक बार रिवाइज कर देता हूं, अनुलेखन पढ़ रहे थे, अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने बोला अनुलेखन का मतलब क्या था, डीएनए से क्या बनाना, आरएनए। डीएनए की जो सूचनाएं हैं उनको बदलना किस रूप में, आरएनए के रूप में, ठीक है। आरएनए जो होता है और डीएनए जो होता है उसमें 3 ये मुख्य अंतर थे, ये मैंने आपको बताया क्रम वाइज, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला कि भैया ये जो आरएनए जो है ये 2 प्रकार के हैं। एक वो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, एक जीव से दूसरे जीव में जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, आनुवांशिक, जो किसी भी सजीव में नहीं मिलते हैं। केवल किस में मिलते हैं मेरे भाई, आपके विषाणु में मिलते हैं, वायरस में मिलते हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं सजीवों की, मेरी आपकी, हम सारे सजीवों की। सजीवों में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता, यानी आनुवांशिक होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, नाम बताया, मैसेंजर संदेशवाहक, राइबोसोमल और ट्रांसफर, ठीक है। अब इनका कार्य क्या होगा वो अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 प्रकार के आरएनए बनाना, तीनों प्रकार के आरएनए बनाना क्या कहला रहा है बेटा जी, आपका अनुलेखन कहला रहा है। अब अनुलेखन में हमने ये तीनों प्रकार के आरएनए बनाए हैं, यहां पर भी, यूकैरियोट में भी और प्रोकैरियोट में भी। लेकिन प्रोकैरियोट में इन तीनों को बनाने के लिए केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज, जबकि यहां पर हम थोड़े से जटिल है ना, यूकैरियोट्स थोड़े से जटिल होते, कॉम्प्लेक्स होते, तो यहां पर इन तीनों को बनाने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जरूर याद रखना, फर्स्ट से क्या बन रहा है, सेकंड से क्या बन रहा है, थर्ड से क्या बन रहा है। चलें आगे। अब बेटा जी हम पढ़ेंगे ये एक एक करके आरएनए के प्रकार पढ़ेंगे, इन तीनों को पढ़ेंगे, इन तीनों की बात करेंगे। आइए बात करते हैं, सबसे पहले आरएनए के प्रकार पढ़ने वाले हैं। कौन से आरएनए के, वो जो सजीवों में मिल रहे हैं, आनुवांशिक हैं, ठीक है। जिसमें से, ध्यान से सुनना, जिसमें से सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आरआरएनए। किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए की हम बात करने वाले हैं। वेल डन, चलें आगे। आइए अब आगे चलते हैं, हम ध्यान से सुनना बेटा जी। आरआरएनए जिसको हमने राइबोसोमल आरएनए बोला है, सबसे पहला बिंदु जो आपने याद रखना है, अगर मैं इन 3 आरएनए की बात करूं, ये 3 प्रकार के आरएनए की बात करूं, तो आपका सबसे पहला प्रश्न होएगा, सर हमारे शरीर में इन 3 में से सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है, यही तो पूछेंगे। और सबसे कम कौन सा मिलता है, यही तो पूछेंगे ना। तो बेटा मैं आपको बता दूं, यहां पर, यहीं पर ही बता देता हूं, हालांकि वहां पर भी लिखूंगा, यहीं पर बता देता हूं। याद रखना है आपने, सबसे ज्यादा हमारे शरीर में जो मिलता है वो ये मिलता है, लगभग 80% जो आरएनए मिलता है वो कौन सा मिलता है, आरआरएनए। सबसे ज्यादा कौन सा, आरआरएनए, ठीक है। सबसे कम जो मिलता है वो क्या मिलता है, आपका एमआरएनए। कितना, लगभग 1 से 5%, 1 to 5% कौन मिलता है, आपका एमआरएनए, ठीक है। और लगभग 10 से 15%, 10 से 15% या 15 से 20% बोल देते हैं इसको हम कई बार, 10 to 15% कौन मिल रहा है मेरे भाई, आपका टीआरएनए, ठीक है। तो कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी यहां पर, सबसे ज्यादा कौन सा है, देखिए 2 चीज, सबसे ज्यादा कौन सा, आरआरएनए, सबसे कम कौन सा, एमआरएनए, बीच में कौन, टीआरएनए। तो हम यहां पर क्या पढ़ रहे थे, हम सबसे पहले पढ़ रहे आरएनए के प्रकार, जिसमें सबसे पहला पढ़ रहे आरआरएनए। तो सबसे पहला बिंदु ही क्या हुआ कि सबसे ज्यादा अत्यधिक मात्रा में मिलने वाला आरएनए कौन सा होता है, तो याद रखना, अत्यधिक मात्रा में मिलने वाला आरएनए। कितना बेटा, लगभग 80%, 80% आरएनए मेरे शरीर में, भाई मेरे शरीर में 3 प्रकार के आरएनए, सीधी सी बात है ना। और उन 3 प्रकार में से 80%, 80% कौन मिल रहा है, आरआरएनए, खत्म। तो सबसे ज्यादा कौन सा मिल गया, आरआरएनए, खत्म। चलो जी सर, ये तो हो गया पहला बिंदु, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
ये तो हो गया पहला बिंदु। अब सर इसका कार्य, आओ सर सीधा मुद्दे पर आओ। सर इसका कार्य क्या है? इसके नाम में जरा देखिए, राइबोसोमल। आप सभी नाम सुने, सभी ने नाम सुना होगा राइबोसोम। सुना है राइबोसोम? आप बोलेंगे यस सर, सुना है। राइबोसोम की दो इकाइयां होती हैं बेटा। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो प्रोकैरियोट में मिलते हैं और एक वो जो यूकैरियोट में मिलते हैं। प्रोकैरियोट में मिलते हैं और एक वो जो यूकैरियोट में मिलते हैं। ठीक है। अब प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं उनमें फर्क होता है। राइबोसोम की दो इकाई होती हैं, याद रखना है आपने, एक छोटी और एक बड़ी। अब देखिए पूरा राइबोसोम तो पढ़ेंगे नहीं, 11वीं कक्षा में है, कोशिका अध्याय में आया था, राइबोसोम डिटेल में पढ़ते हैं हम वहां पर। फिर भी थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। देखिए राइबोसोम, इसकी दो इकाइयां होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं बच्चों वो होते हैं 70S और यूकैरियोट्स में होते हैं 80S। ठीक है। जो छोटी इकाई होती है उसे हम बोलते हैं 30S और जो बड़ी इकाई होती है उसे हम बोलते हैं 50S। जबकि यूकैरियोट में जो छोटी इकाई होती है उसे हम बोलते हैं 40S और बड़ी इकाई को हम बोलते हैं 60S। ठीक है, इतनी सी बात। अब आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि 30 और 50 मिलकर तो आप बोलेंगे सर 80 होता है, आपने लिख दिया 70, आपको गणित नहीं आती है। मैंने कहा ठीक है। सर 40 और 60 मिलकर होता है 100, आपने लिख दिया 80, आपको तो बिल्कुल नहीं आती है। गणित आती है लेकिन यहां पर कंसेप्ट जो है वो अलग है। यहां पर एस का मीनिंग अलग है। यहां पर ये जो शब्द, ये जो संख्या लिखी हुई है, इनको हमने जोड़ना नहीं है, इनका मीनिंग ही अलग है। अब देखिए ये सारी चीजें वापस से मैं वही बोलूंगा, क्या 11वीं कक्षा में आती है, जहां पर डिटेल में समझाया जाता है। अभी समय नहीं है मैं आपको एक एक चीज ये बताऊं कि 40 क्या है, 60 क्या है, 30 क्या है, 50 क्या है। एक मीन टाइम मिलेगा जब फ्री हो जाएंगे हम, फिर उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ इतना जो मुद्दा है समझने वाला वो ये कि बेटा ये जो राइबोसोम जो होते हैं ना, इन राइबोसोम में मिलते हैं क्या, आरएनए। ये जो राइबोसोम है इनमें मिलते हैं क्या, आरएनए। अब जरा खुद सोचिए, ऐसा आरएनए जो राइबोसोम का निर्माण करेगा, ऐसा आरएनए जो राइबोसोम में मिलेगा, सोचो क्या कहलाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा आरएनए, ऐसा एकल रज्जु की आरएनए जो राइबोसोम में मिलेगा, क्या कहलाएगा, राइबोसोमल आरएनए। यानी ये जो राइबोसोम है इनमें आरएनए मिलेगा। ये देखिए क्या मिल रहा है, आरएनए। इधर क्या मिल रहा है, आरएनए। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पर क्या मिल रहे हैं बेटा जी, आरएनए। वो आरएनए, ध्यान से सुनना, वो आरएनए जो राइबोसोम में मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कौन कौन से होते हैं। अब आपको इतना तो देखकर पता लग रहा होगा कि प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार के आरएनए हैं, यूकैरियोट्स में 4 प्रकार के आरएनए हैं। अब कौन कौन से देखिएगा, ये है 16S आरएनए, ये है बेटा जी आपका 5S आरएनए, ये है 23S आरएनए। मुझे पता है ये कि आप में से कई बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा, ये क्या है 16, 5S, 23S। तनिक सब्र रखो, आएगा सब कुछ समझ में, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आएगा, है ना। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, सिर्फ एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार के आरएनए हैं जो राइबोसोम के अंदर मिल रहे हैं, राइबोसोम का निर्माण कर रहे हैं। यूकैरियोट्स में 4 प्रकार के हैं। छोटी इकाई में जो मिल रहा है 18S आरएनए, 5S आरएनए, 5.8
8s 5.8 एस rRNA 28s rRNA। ठीक है, मुझे पता है, मेरे को पता है डेफिनेटली हर बच्चा ये बोलेगा सर ये चीज समझ में नहीं आई है, मेरे को पता है, बताऊंगा ना। अब देखिए सारी की सारी चीजें आकर अटकेंगी किस पर? दो शब्दों पर। किस पर? एस, एक तो एस और एक ये संख्या। एक तो एस पर आकर अटकेगी और एक संख्या पर आकर अटकेगी। अगर आपने 11वीं कक्षा मेरे से पढ़ी या किसी से भी पढ़ी जिसने आपको ये समझाया कि यहां पर 70 क्या है, यहां पर 50 क्या है, यहां पर 30 क्या है, यहां पर एस क्या है, यहां पर 80 क्या है, यहां पर 60 क्या है, यहां पर 40 क्या है, ये एस क्या है, अगर पता है तो ही ये चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर नहीं पता तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बेटा जी आपको राइबोसोम की पूरी संरचना समझाने वाला हूं। जिनको आती है वेल डन, जिनको नहीं आती, देखिए मुझे तो सबको साथ में लेकर चलना है और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा ऐसा छूटे जिसको समझ में ना आए, है ना। तो देखिए फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं क्या कि आरआरएनए, ध्यान से सुनना, आरआरएनए क्या था? राइबोसोमल आरएनए, एक ऐसा आरएनए जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मिलेगा 80%। पहला बिंदु, 3 प्रकार के आरएनए जिसमें हम सबसे पहला पढ़ रहे थे आरआरएनए। सर पहला बिंदु समझ में आ गया, इजी था, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा आरएनए कौन सा है? राइबोसोमल। ठीक है सर। सर इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? ठीक है, तो हमने इसका कार्य जो है वो वैसे तो 2 है, जिसमें से पहला कार्य मैंने आपको बताया कि ये राइबोसोम का निर्माण करता है। ये राइबोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? राइबोसोम का। खुद सोचिए, आरआरएनए नाम में क्या आ रहा है? राइबोसोमल आरएनए, एक ऐसा आरएनए जो राइबोसोम का निर्माण करता है। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात है। ठीक है, दूसरा कार्य जो है वो मैंने अभी आपको नहीं बताया, क्योंकि जब तक मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा तब तक ये दूसरा कार्य समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना, ये राइबोसोम का निर्माण करता है। कैसे? कि भैया ये राइबोसोम के अंदर होता है। तो अगर राइबोसोम मुझे बनाना है तो मुझे चाहिए आरआरएनए। तो मैंने बस इतना सा बताया कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं जिनका नाम होता है 70s, जिसकी छोटी इकाई 30s, बड़ी इकाई 50s, इनमें आरआरएनए मिल रहा है। आरआरएनए, ये आरआरएनए, 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 ऐसा आरआरएनए जो राइबोसोम का निर्माण करेंगे। अब प्रोकैरियोट्स में जो छोटी इकाई है उसके अंदर जो आरआरएनए उसका नाम है, उसका नाम 16s आरआरएनए, 16s आरआरएनए। बड़ी इकाई के अंदर 2 हैं, 5s आरआरएनए और 23s आरआरएनए। यानी टोटल आरआरएनए कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, एक छोटी इकाई के अंदर, 2 बड़ी इकाई के अंदर। ठीक है, उसी प्रकार यूकैरियोट्स में 4 हैं, एक छोटी इकाई के अंदर, कौन सा? 18s, ये वाला। बाकी 3 जो है बड़ी इकाई में है। कौन कौन से भैया? 5s, 5.8s और 28s। ठीक है, अब सारी कहानी आकर अटकेगी किस पे? सर ये संख्या क्या है और ये एस क्या है? यहां पर इस पूरे डायग्राम में आपको, मुझे पता है, सिर्फ एक चीज समझ में नहीं आई। क्या सर? ये संख्या क्या है और सर ये एस क्या है? तो बेटा जी ये तो समझाना पड़ेगा ना, तभी तो गाड़ी आगे चलेगी। तो टेंशन ना लीजिएगा, अगले लेक्चर में हम इसी राइबोसोम को पूरा समझेंगे। अगर आपने 11वीं कक्षा में अच्छे से पढ़ा है तो समझ में आया होगा, कईयों को नहीं आया होगा, मुझे तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो अगली कक्षा में मैं आपको ये सारी चीजें समझाने वाला हूं। ठीक है, अभी के लिए बेटा जी आज जो मैंने आपको पढ़ाया है सिंपल सी चीज, आई होप वो समझ में आ गई होगी।
ज्यादा कुछ नहीं, अनुलेखन का मीनिंग बताया, अनुलेखन से क्या बनता है ये बताया, कितने प्रकार के आरएनए बनते हैं ये बताया, प्रोकैरियोट्स में बनाने के लिए कौन सा पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही प्रकार का होता है और यूकैरियोट्स में 3 अलग अलग प्रकार, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट से क्या बनेगा आरआरएनए, सेकंड से क्या बनेगा एमआरएनए, थर्ड से क्या बनेगा टीआरएनए, ये बताया। फिर हमने पढ़ा आरएनए के प्रकार, एक अनुवांशिक और एक अनुवांशिक। अनुवांशिक सिर्फ विषाणु में मिलेंगे, अनुवांशिक सभी सजीवों में मिलते हैं, जो 3 प्रकार के आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया आरआरएनए, जिसमें हमने सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी क्या कि ऐसा आरएनए जो राइबोसोम बनाएगा बस, और सबसे ज्यादा मिलेगा 80%, बस इतना। अब उसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में आपको राइबोसोम पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, अनुलेखन के दौरान कौन सा एंजाइम कार्य करता है? अनुलेखन के दौरान कौन सा एंजाइम कार्य करता है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, दोनों या कोई नहीं? अनुलेखन के दौरान, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अभी अभी नया नया ताजा ताजा पढ़ा है तो याद रह जाएगा, बात यही आ जाती है, बाद में पढ़ेंगे तो भूल जाते हैं। चलो जी, दूसरा प्रश्न बेटा, अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा आरएनए बनता है? कौन सा आरएनए बनता है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या उपरोक्त सभी? अनुलेखन में ये भी बहुत सिंपल सा सरल सा प्रश्न है, आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं, अनुलेखन के दौरान कौन सा एंजाइम कार्य करता है? अनुलेखन, देखो प्रतिकृति में डीएनए पॉलीमरेज था, लेकिन अनुलेखन में आरएनए पॉलीमरेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, हमारे अंदर 3, प्रोकैरियोट्स में 1। दूसरा प्रश्न, अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा आरएनए बनता है? देखिए तीनों बनते हैं, एमआरएनए भी बनता है, टीआरएनए भी बनता है, आरआरएनए, तीनों बनते हैं अनुलेखन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्वीट, सिंपल, छोटा सा है ना। अब अगले लेक्चर में मैं आपको राइबोसोम जब तक नहीं बताऊंगा तो आरआरएनए समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर किस पर आधारित होएगा? 11वीं कक्षा पर, यानी राइबोसोम पर। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। और ये बता दूं कि अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हाँ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन ये तो बता दूं अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? राइबोसोम और अनुलेखन की। ठीक है, तो राइबोसोम की संरचना बताऊंगा, उसमें एस क्या है, वो संख्या क्या है वो बताऊंगा, और फिर अनुलेखन हमारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।